हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमरा। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इंटीग्रल फोर्स के बारे में पढ़ा था तो क्या होता है, और उसके अलावा हमने स्टार्ट किया था फिर कुछ पैरामीटर्स जो हमें किसी गैस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। एक मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट मास और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड सेकंड इज वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम की हेल्प से भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपको पता है, ये मैंने बताया था आपको कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 400 से आप कर सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, पहली वीडियोस में कहा था कि बेटा आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे दिखाइएगा, ताकि मैं अपने वीडियोस में उनको दिखाऊं और इससे बाकी बच्चे भी इंस्पायर हों और वो पढ़ना स्टार्ट करें। तो ऐसे ही कुछ नोट्स आज मेरे पास एक स्टूडेंट के आए हैं जिनका नाम है प्रीति, और वो इंडस पब्लिक स्कूल पिलूखेड़ा है। वहां से उन्होंने 10th पास की है। 10th के अंदर उनके बहुत अच्छा मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनका। साइंस में उनके आउट ऑफ 95 आए हैं, सॉरी 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। सो सबसे पहले तो प्रीति को कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट 10th में अपने स्कूल के लिए लेके आए। दूसरा, अब आपके नोट्स मैं बाकी बच्चों को दिखा रहा हूँ। आई होप कि बाकी बच्चे भी इससे इंस्पायर होंगे, तो नोट्स आप अब देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपने नोट्स प्रीति के। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके मन में भी आया हुआ कि अरे सर अब तो हम भी नोट्स बनाएंगे, हम भी भेजेंगे, हमारे नोट्स भी वीडियो में आनी चाहिए। तो प्लीज आप भी भेजिएगा, साथ में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर भेजिएगा। हो सके तो अपने टीचर का नाम भी जरूर बताइएगा कि कौन सा टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है स्कूल में। हम भी देखें भी टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको। चलिए, तो आपको भी स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है, वो हमारा पैरामीटर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन में कि भाई टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप क्या कहोगे? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है किसी भी चीज के अंदर ये चीज मेजर करने का कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यानी जैसे डिग्री ऑफ मेजर किसका? हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज ठंडी है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। कोई चीज गर्म है तो वो उसका टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हमें क्या बता रहा है? टेम्परेचर में बता रहा है कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। रेफरेंस लेते हैं हम किसी चीज से, इसके कंपेयर में कितनी ठंडी है या इसके कंपेयर में कितनी गर्म है, तो वो हमें टेम्परेचर बताता है। ठीक है, और टेम्परेचर कैसे बताता है? क्योंकि हीट फ्लो होती है। हीट कहां फ्लो होती है? हमेशा हीट फ्लो होती है हमेशा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर, जिसका टेम्परेचर हीट फ्लो होती है आपके हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। जिसका टेम्परेचर हाई होगा वहां से हीट कहां आएगी? लो के पास आएगी। तो टेम्परेचर एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है? हीट पे डिपेंड कर रहा है। हीट ज्यादा है कम है तो उससे टेम्परेचर पर भी असर पड़ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो टेम्परेचर हमने समझ लिया कि टेम्परेचर क्या होता है। क्या होता है किसे मेजर? किसका? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोल्ड पूछ सकते हैं, खाली कोल्ड भी लिख सकते हैं। कोल्ड में अपने के लिए कितना गर्म है कितना ठंडा है। ओके, अच्छा, अब हमने ये पता है, हमें पढ़ा है कि टेम्परेचर की 3 तरह से हम यूनिट्स स्केल करते हैं या स्केल हम लेते हैं। 3 तरह के स्केल आपके टेम्परेचर के होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं गैसेस के लिए भी और बाकी स्टेट्स के लिए भी। तो स्केल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्केल कौन सा होता है? डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है ना हमने, डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला स्केल होता है। दूसरा भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा? फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट बोल देते हैं। ठीक है, फारेनहाइट भी लेते हैं। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा हुआ है? केल्विन। और केल्विन जो है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, यानी एसआई स्केल में हम टेम्परेचर किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस में हमें पता है भाई पानी से हम रेफरेंस लेते हैं। पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सारा का सारा स्टेट इसी बीच में एग्जिस्ट करती है, पानी की सॉलिड टू गैस। 100 पे गैस बन जाती है, 0 पे सॉलिड होती है, उसके बीच में लिक्विड रहेगा। तो हम क्या करते हैं? इसके सारे के सारे स्केल को
100 पार्ट्स में बांट देते हैं, तो हर पार्ट किसके बराबर हुआ 1 डिग्री के, है ना। तो 1 डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ेगा, तो हमने कंपेयर कर लिया। क्लियर हो गया। ऐसे अगर हम फारेनहाइट की बात करें तो फारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट वाटर के लिए, और बॉइलिंग कितना आता है 212 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फारेनहाइट, ये फारेनहाइट में होता है आपका 32 डिग्री फारेनहाइट और 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम 180 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। यहां कितने पार्ट्स ले रहे हैं 100, तो यहां कितने पार्ट्स ले रहे हैं 180। 212 में से 32 माइनस कर लीजिए भाई, यही तो आएगा 212 माइनस 32 180 आ रहा है ना। तो जितना डिफरेंस है इतने पार्ट कर दिए हमने, यहाँ 100 का डिफरेंस है 100 पार्ट कर दिए, या 180 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसको साफ करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है केल्विन। केल्विन में क्या होता है, केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर होता है कितना, जो -273.1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा 0 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये बहुत काम कीजिए भाई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर तक हम गैस को कूल कर सकते हैं, इसके बाद के टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो उसको टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर हो गया। तो उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। कभी भी 0 डिग्री केल्विन मत लिखिएगा भाई, कभी भी टेम्परेचर आपको लिखना हो तो आप ये मत लिखिए 100 केल्विन है तो 100 केल्विन लिखिएगा, 100 डिग्री केल्विन नहीं लिखना है, 100 डिग्री केल्विन गलत है। ओके, जब आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिखाना हो या केल्विन की टर्म में दिखाना हो तो टी लिखते हैं हम सिंबल में, टी केल्विन। लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिखाना हो तो हम टी डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। इस तरीके से ये छोटी टर्म्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काम आती हैं। क्लियर हो गया। केल्विन में लिखना हो तो क्या लिखते हैं टी, सेल्सियस में लिखना हो क्या लिखते हैं टी डिग्री, फारेनहाइट में स्मॉल टी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई गैस को हम मैक्सिमम मिनिमम, वो टेम्परेचर कम से कम जहां पर गैस कूल हो सकती है, इससे कम टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और सेल्सियस में वैल्यू कितनी होती है उसकी -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए 0 केल्विन को 273 ही ले सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। ओके, अच्छा, फिर आपने कन्वर्जन सीखे होंगे छोटी क्लासेस में, कैसे कि अगर आपको फारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या आपके पास फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था 5/9 एट डिग्री -32, ये किसका डिग्री सेल्सियस की आता था, और केल्विन में करते हुए कितना आता था कि T केल्विन इक्वल टू 0, जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस मान लिया, और उसमें क्या ऐड करते थे हम 273। तो 273 क्यों करते थे, क्योंकि वो इसके इक्वल होता था। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, और यहां से फारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये आपके टेम्परेचर्स की क्या हो गई, यूनिट हो गई। समझ में आ गई, आसान सा है। तो यूज क्या करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्या बोलते हैं उस डिवाइस को, थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। इसमें फिल क्या किया होता है हमने, मरकरी फिल किया होता है। क्या फिल किया होता है, मरकरी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। इसके मेन से पॉइंट आपको बता दिए, स्केल कौन कौन से होते हैं, क्या यूनिट्स हम यूज करनी है, वो सब बातें। क्लियर। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके लास्ट पैरामीटर पे आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको थोड़ी बहुत नोट्स को देखकर इंस्पिरेशन मिली होगी, राइटिंग भी बहुत अच्छी है प्रीति की, तो आप भी कोशिश कीजिएगा मुझे नोट्स भेजने की, ताकि मैं उनको बच्चों को दिखाकर थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका है प्रेशर। प्रेशर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो प्रेशर को समझते हैं। देखिए हमारे हमारे अर्थ में क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी गैसेज हैं, है ना, और बहुत सारी गैसेज को क्या बोलते हैं, बहुत सारी गैसेज को के वजह से प्रेशर लगेगा ना। सबसे पहले तो प्रेशर को समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए आपकी गैस पार्टिकल है, ये यहाँ पर गैस पार्टिकल घूम रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, ये सभी के सभी फैलने की कोशिश करते हैं। तो इस फैलने की कोशिश में ये सभी क्या करते हैं, इस कंटेनर पर फोर्स लगाते हैं इक्वली। तो वो जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, भाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहा है या पर मीटर स्क्वायर में लग रहा है, तो जितने भी एरिया में लग रहा है फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं। आपने छोटे क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वो गैसेज भी क्या लगा रही होंगी, प्रेशर तो लगा रही होंगी। तो वो जो प्रेशर लगा रही हैं उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, समझ आ गई बात। जो प्रेशर को लगा रही हैं उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करें, सारा काम मेजरमेंट का ही है भाई, टेम्परेचर हमें मेजर करना है, वॉल्यूम हमें मेजर करनी है, मास में मेजर करना है, तो प्रेशर भी हमें क्या करना है, मेजर करना है, तभी तो फायदा है। तो बात आती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब बैरोमीटर में होता क्या है, इसको समझिए, इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन को समझिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी प्रेशर को मेजर करने में। इसमें होता क्या, देखिए इसमें होता ये है कि एक बिल्कुल पतला सा कांच का कॉलम होता है, पाइप कह सकते हो या ट्यूब कह सकते हो, एक पतली सी, और इसमें क्या फिल किया होता है, इसमें फिल किया होता है हमने मरकरी, ये हमने मरकरी फिल कर दिया, ठीक है। इस कॉलम की जो हाइट है वो अराउंड 80 सेंटीमीटर होती है भाई, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस कॉलम को क्या करते हैं, फिर इस कॉलम को हम एक कंटेनर रखते हैं, और इस कंटेनर के अंदर भी क्या भरा होता है, मरकरी होता है, जो अपने लेवल को अपने आप सेट कर लेता है डालने के बाद। तो इसमें सारे में हमने क्या भर दिया, मरकरी भर दिया। उसको क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, यहां से भी ये ओपन होता है, सॉरी क्लोज होता है, तो ये यहां से क्लोज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगे, वो इस प्रेशर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ फोर्स लगाएंगे, और यहाँ फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ फोर्स लगाने की वजह से जो आपका मरकरी है वो अपना लेवल जो है वो चेंज करेगा, अपना लेवल क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उसकी हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, हो सकता है पहले यहाँ हो, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, तो वो हाइट क्या है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो वो जो हाइट आपकी आ रही है, वो जो आपका एच आ रहा है, वो एच आपको क्या बताता है, वो एच आपको उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। कैसे बताता है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि प्रेशर जो होता है वो H इंटू में D इंटू में G के इक्वल होता है। कैसे आया एक प्रेशर का फॉर्मूला, ये मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा, ये आपके फिजिक्स में भी आता है वैसे डेरिवेशन में, तो काटना मुश्किल भी नहीं है। प्रेशर जो होता है वो आपका फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या यहाँ पे कौन सी है, ड्यू टू ग्रेविटी, m by g रख लिया हमने, ठीक है। और एरिया हम पुट कर सकते हैं इसी तरह से, जो कॉलम का हमारे पास एरिया होगा वो हम a मान सकते हैं, a। तो जब इसको हम अच्छे से सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ से एरिया क्या होता है, ये डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक होती है ना। तो इस पूरे को डेरिवेशन हम सोल्व करते हैं, तो हम फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, हम यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ये वाली, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो हाइट हमें यहां से मिल गई, डेंसिटी हमें किसकी यूज करनी है, डेंसिटी हमें यूज करनी है मरकरी की, मरकरी की डेंसिटी भी लिक्विड ही वही ले रहे हैं, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता होती है। तो जब सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है। समझ में आ गई बात ये वाली, क्या मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं। अब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दो चार मैं बता रहा हूं आपको। एक तो आपको
मरकरी की डेंसिटी पता होनी चाहिए। मरकरी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू कितनी यूज करते हो आप? 9.8 के आसपास यूज करते हो, तो वैल्यू आपको पुट करनी है। हाइट जो आएगी हमारी, हाइट जो हमारी आएगी, अब कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? कह रहा है जब कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर होगी ना, कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर होगी, और वो कब? जब टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कॉलम की हाइट कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर, मतलब कितना हाइट तक जाएगा वो? 76 सेंटीमीटर तक जाएगा, और उस टाइम टेम्परेचर कितना रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, बता देना भी। तो उस टाइम पर जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी? हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा किसके इक्वल होता है? 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। समझ में आ गई? इसके अलावा अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको मिलीमीटर में मिलता है, तो मिलीमीटर में होता है 760। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, 76 हाइट ऑफ सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, या इसी के लिए हम यूज करते हैं 760 टोर। टोर भी यूनिट होती है प्रेशर की भाई, ठीक है। तो ये आपकी प्रेशर की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर, मिलीमीटर और टोर की टर्म में, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा आपने। ये सभी टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे भाई, इसलिए उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा इसको। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो लिखते हैं वो लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है प्रेशर की वो हम 1 न्यूटन मीटर के लिखते हैं, या यही हमारा इक्वल होता है 1 पास्कल के। हम 1 पास्कल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 1 पास्कल भी लिख सकते हैं। और हमारा जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? वो हमारा इक्वल होता है 101325 पास्कल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे आया ये? वहीं से आया फॉर्मूले से। h की वैल्यू हमने मीटर में ली है, किस में ली है? मीटर में, 0.76 हो जाएगी। इसके अलावा डेंसिटी की वैल्यू हमने किस में कन्वर्ट कर ली? मीटर क्यूब में कर ली, ग्राम मीटर क्यूब में। और साथ में किसकी वैल्यू पुट कर ली हमने? g की वैल्यू मीटर में पुट कर ली। तो जब सारी वैल्यू हम पुट करके है तो वहां पर जो नंबर आता है वो कितना आता है? 101325 पास्कल या 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 1 पास्कल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर इसी को आपको किलो पास्कल में बदलना हो तो 101.325 किलो पास्कल, तो कहीं पे आपको किलो पास्कल मिल सकता है प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया आपका ऐसा यूनिट में 101.325 किलो पास्कल। अब बेटा न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है? ट्राई अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए, अप्रोक्सीमेट सोल्व करने के लिए, आंसर के बिल्कुल पास पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 10⁵ पास्कल मान लेते हैं। मतलब इस पूरे नंबर को हमने कितना मान लिया? यहां 0 कर दिया, यहां 0 कर दिया, यहां 0 कर दिया, यहां 0 कर दिया। नियर अबाउट कितना हो गया ये आपका? 10 लाख हो गया, ठीक है। 1 लाख हो गया, 1 लाख। तो ये आप कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो इसलिए हमको 1 लाख पास्कल मान लेते हैं। किलो पास्कल में करेंगे कितना हो जाएगा? इसको 100 मान लो, तो ये आपका कितना है? 10⁻² किलो पास्कल। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो आप ये वैल्यू यूज करोगे, इनको यूज करने के थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मतलब ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, वरना आप इन वैल्यूज को यूज कर सकते हो। तो ये हमने सीखा कि हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्या उनकी यूनिट्स हो सकती हैं और क्या उनकी वैल्यूज हो सकती हैं। याद रहिए, अब तो ये क्लियर है। चलिए बस ये वैल्यूज आपको याद करनी है। ओके,
डिवाइस को क्या बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अब बात आती है किसी अकेली गैस का प्रेशर आपको मेजर करना है, किसी अकेली गैस का आपको प्रेशर मेजर करना है, अकेली गैस का, सिंगल गैस का हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो तो क्या यूज करेंगे? बैरोमीटर। लेकिन अगर किसी सिंगल गैस का प्रेशर मेजर करना हो आपको तो क्या यूज करेंगे? मैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके दो तरह के होते हैं भाई मैनोमीटर। एक तो आपके होते हैं ओपन लिम्ब बैरोमीटर। लिम्ब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। ओपन लिम्ब मैनोमीटर। और दूसरे आपके होते हैं क्लोज लिम्ब मैनोमीटर। तो दो तरह के आपके मैनोमीटर होते हैं, ओपन लिम्ब और क्लोज लिम्ब। अब दोनों में फर्क क्या है वो थोड़ा सा देखिए आप, या कैसा होता है मैनोमीटर वो देखिए आप। अब इसमें होता क्या, देखिए इसमें कुछ इस तरीके से शेप होती है। इस तरह से ये बड़ी लिम्ब होती है, छोटी लिम्ब होती है, इसको लिम्ब बोलते हैं। ये लॉन्गर लिम्ब होती है, शॉर्ट लिम्ब होती है। इसमें क्या भरा होता है? इसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर भी? मरकरी। यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मरकरी ही यूज कर रहे हैं, चाहे प्रेशर किसी भी तरीके का हो। तो यहां हमने क्या यूज कर लिया? मरकरी। अब ये शॉर्ट लिम्ब होती है, शॉर्ट लिम्ब को हमने कनेक्ट किया होता है किसके साथ? गैस के कंटेनर के साथ। किसके साथ? गैस के कंटेनर के साथ। यहां पर कोई गैस होती है जिसका प्रेशर में मेजर करना है, और ये यहां से दूसरी जो लिम्ब है वो यहां से खुली होती है। दूसरे वाली में क्या होता है? दूसरे वाली के अंदर जो हमारी क्लोज लिम्ब है उसमें क्या हो जाएगा? ये वाली लिम्ब बंद हो जाती है यहां से। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ओपन वाली में क्या होता है? ये वाली चीज ओपन होती है, क्लोज वाली में ये वाली चीज क्लोज होती है। उससे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। देखिए अगर हम ओपन लिम्ब की बात करते हैं, ओपन लिम्ब है तो नॉर्मल सी बात है, यहां से एटमॉस्फेरिक गैसेज आ सकती है अंदर, तो वो यहां प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, और यहां से गैस प्रेशर लगाएंगे। ऐसे ही होगा, यहां से प्रेशर कौन लगाएगा? गैस। यहां से कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर। तो उससे क्या होगा? अगर दोनों का लेवल इक्वल हो जाए, मतलब जितना ये यहां से दबा रहा है उतना ये यहां से दबा रहा है, तो उस समय दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर दोनों का लेवल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है वो हमारा इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। समझ में आ गई बात ये वाली? क्लियर हो गया कि अगर गैस का दोनों का लिम्ब का हाइट सेम है तो उस केस में गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। कब? एट सेम लेवल। एट सेम लेवल, ठीक है। अगर अब देखिए, अब होता ये है कि मान लीजिए ये यहां से इसको दबाता है, तो ये दबा रहा है तो ये ऊपर जाना चाहिए। अब इसका प्रेशर अगर कम है, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा दबाएगा भाई, ये ज्यादा दबाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इतना नहीं दबा पाएगा एटमॉस्फेयर वाला। तो उससे क्या होगा? उससे डिफरेंस आ जाएगा। जो वो हाइट में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या बताएगा आपको कि गैस का प्रेशर कितना है, क्योंकि हम प्रेशर किससे निकालते हैं? हाइट से निकालते हैं कि कॉलम की हाइट में कितना चेंज आया है। तो उस पे क्या होगा कि अगर डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं, एट डिफरेंट लेवल, अगर बड़े लिम्ब की हाइट ज्यादा होगी कॉलम की, इसकी कम है, तो वो जो डिफरेंस आपका आएगा वो क्या बताएगा? गैस का प्रेशर बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा गैस का प्रेशर? कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जो हाइट है, डिफरेंस है दोनों कॉलम का, डिफरेंस ऑफ टू कॉलम, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे? PA मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, उसको कम कर देंगे, डिफरेंस को कम कर देंगे। तो ये वाली कब आएगी? जब लॉन्गर लिम्ब में लेवल ज्यादा होगा, और ये वाली कब आएगी? जब लॉन्गर लिम्ब में लेवल कम होगा। तो ओपन में तो इस तरीके से प्रेशर निकालते हैं गैस का। याद क्लियर हो गया? जब हम क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज लिम्ब में क्या होगा? क्लोज लिम्ब में आपका ये तो बंद हो गया, तो यहां से तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं हो, तो सिंपल सी बात है कि जहां गैस जो है यही प्रेशर लगाएगी, और अगर सिर्फ यही प्रेशर लगाएगी तो सिर्फ ये वाली कॉलम ऊपर जाएगी। तो जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए पहले यहां था, अब यहां से प्रेशर लगने के बाद वो यहां आ गई, यहां आ गई, ये कम हो गई, ये तो कम हो गई आपकी, और ये बढ़ गई,
तो जो ये डिफरेंस आपका आया है हाइट, यही तो क्या बताएगी, प्रेशर बताएगी। फॉर्मूला वही यूज करना है कि प्रेशर इनटू में हाइट इनटू में डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्लोज लिंक में हम क्या कर सकते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं है, लेकिन ओपन लिंक में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमें हाइट को या तो ऐड करना है या हाइट को सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम गैस का प्रेशर निकालते हैं ओपन लिंक में और क्लोज लिंक मैनोमीटर में। तो मैनोमीटर यूज करते हैं सिंगल गैस के लिए और बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए बस आपको। अब एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, दिमाग में बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर मरकरी ही क्यों यूज कर रहे हैं, है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए सोचने वाला क्वेश्चन, आपके दिमाग में आया नहीं होगा, आना चाहिए था कि सर मरकरी ही क्यों यूज किया, कोई और लिक्विड हमने क्यों नहीं यूज किया, है ना? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है भाई। क्या रीजन? ये है कि जो मरकरी है, मरकरी की बहुत हाई डेंसिटी होती है वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी जो होती है किसी लिक्विड की, वो इसकी हाइट के रेसिप्रोकल होती है, मतलब जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाइट कम चढ़ेगी। तो हमें ज्यादा लंबे कॉलम को लेने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से कॉलम्स को से भी क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर। देखिए हमने 80 सेंटीमीटर तो लिया, कुछ ज्यादा थोड़ी लिया, 80 सेंटीमीटर तो लिया बस। 80 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा हो सकता है ना। तो उसका रीजन क्या है? उसका ये रीजन है क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है। तो मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है तो उस वजह से वो आसानी से हम छोटी हाइट में ही काम चला सकते हैं। पहला तो रीजन ये हो गया। दूसरा क्या रीजन होता है? दूसरा रीजन होता है कि जो मरकरी है वो ग्लास ट्यूब के साथ चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक होता है, चिपकता नहीं है, तो वो बहुत आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो वो नॉन स्टिक होता है। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, मरकरी होता है वो ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, उसकी साइड की दीवारों से चिपकता नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो मरकरी होता है वो नॉन स्टिक भी होता है। तो नॉन स्टिक होने की वजह से उसका मूवमेंट जो है बहुत अच्छे से होता है, फर्क नहीं पड़ता उसके अमाउंट पे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जो मरकरी है वो नॉन वोलेटाइल में आता है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, होता लिक्विड है कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसके वेपर बहुत कम बनते हैं, लेस वेपर बनते हैं, तो उससे वेपर प्रेशर भी कम बनता है। तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है गैस के प्रेशर में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो एग्जैक्ट मिलती है, वरना अगर इसका प्रेशर भी होता तो हमें जो प्रेशर मिलता वो ऐड होकर मिलता, इसका प्रेशर प्लस गैस का प्रेशर। लेकिन क्योंकि मरकरी खुद का कोई वेपर प्रेशर है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीन रीजंस थे आपके कि जिसकी वजह से हम मरकरी को ही बैरोमीटर में या मैनोमीटर में यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, नॉन स्टिक नेचर एंड बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल, इसके वेपर बहुत कम बनते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपके 4 पैरामीटर्स जो आज हमने सीख लिए अच्छे से कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, किससे करते हैं, क्या यूनिट्स होती हैं, वो सब बातें। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लॉ से आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं करने को, और कंपटीशन वाले बच्चों को तो बेसिकली इससे और भी क्वेश्चन मिलते हैं न्यूमेरिकल के अलावा, तो उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। आज के इतना काफी है, वाणी को देते हैं आराम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।